नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मुलाकात। हम आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को लागू करना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करना। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। बहुत कम लोगों को पता है कि इस पद पर आने से पहले और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी दोनों ने साथ साथ काम किया है और इस उत्तराखंड से नरेंद्र मोदी का एक खास रिश्ता रहा है। इन सब पर हम बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कब याद पड़ता है कि जब पहली मुलाकात आपकी नरेंद्र मोदी जी से हुई और वो उत्तराखंड आए? आप भी संगठन में काम कर रहे थे और वो भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये बात 2000 के आसपास की होगी। वो हमारे उत्तराखंड के संगठन के प्रभारी के नाते उनको जिम्मेदारी मिली थी और तब मैं यहाँ का संगठन महामंत्री के नाते काम देख रहा था। उस दौरान माननीय नरेंद्र भाई, तब तो हम नरेंद्र भाई बोलते थे क्योंकि संगठन के रिश्ते कुछ दूसरी तरह के होते हैं, तो तब से उनसे हमारा लगातार संबंध और संपर्क रहा है। क्योंकि कभी हम गुजरात गए तो हम उनके पास ज़रूर गए, कभी यहाँ पर कोई किसी तरह की ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो जो गुजरात से संबंधित रही हो, तो नरेंद्र भाई ने हमेशा विश्वास करके फ़ोन करते थे, त्रिवेंद्र ज़रा ये देख लो। और हमारी कोशिश रहती थी कि जो भी ऐसे हमारे यहाँ ज़्यादातर तीर्थ यात्रियों से संबंधित मसले हुआ करते थे। कई बार किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, कई बार एक दो बार दुर्घटनाएं भी हुई, 2-1 बार। तो ऐसे समय में उनका फ़ोन आता था और उनका एक ही होता था कि भाई उनसे मेरी बात कराइए। और बहुत कुछ उस दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हमको सीखने को मिला कि वो किस तरह से अपने प्रदेश के एक एक तीर्थ यात्री की चिंता करते थे। ये बड़ा एक हमारे लिए एक प्रेरणास्पद रहा है। सहृदयता इससे उनकी नज़र आती है, धर्म के प्रति उनका झुकाव नज़र आता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर भी हैं। नहीं, मैं दूसरे रूप में देखता हूँ कि जैसे अखरोट होता है ना, बाहर से कठोर होता है, लेकिन जो उसके अंदर जो जिसको हम लोग खाते हैं या जो यूजेबल है वो बहुत मुलायम होता है, बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है। इसी तरह से उनको कई बार बाहर से ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई थोड़ा हार्ड हैं। ये सच है कि निर्णय लेने में बड़े हार्ड हैं और जब निर्णय लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते, ये उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन अगर देखें, उनके निर्णय देखें तो किस संवेदनशीलता से उन्होंने निर्णय लिए हैं गरीबों के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए, चाहे आवास योजना हो, उनके घरों तक बिजली पहुंचाने का हो, उनको पक्का घर देने की बात होगी, या महिलाओं का मसला है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए 6000 रुपया उनको पोषण भत्ता देने की बात होगी। उन्होंने अति संवेदनशील उनका हृदय जो है वो देखने को मिला है, प्रकट हुआ है। और इसलिए नरेंद्र भाई का अगर हम संपूर्ण व्यक्तित्व को देखें तो एक तो उनका वो विकास के प्रति समर्पित हैं, दूसरा वो ईमानदारी के लिए समर्पित हैं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार ये देश के अंदर न हो। भ्रष्टाचार ने देश को घुन की तरह अंदर अंदर से खोखला किया हुआ है। आज अंदर से देश मजबूत हो रहा है, चाहे हमारे विदेश संबंध होंगे, चाहे हमारे रणनीतिक दृष्टि अगर हम देखें, सेना की दृष्टि हम देखें, हम मजबूत हो रहे हैं। दुनिया से हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, व्यापारिक दृष्टि हम मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक दृष्टि हम लोग मजबूत हो रहे हैं। और जो अंदर की स्ट्रेंथ है, आज जो हमारी नई जनरेशन है उसको शुरू से ही मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अति संवेदनशील और जिसके मन में संवेदना है समाज के प्रति, गरीब के प्रति, वही व्यक्ति इस तरह के निर्णय ले सकता है। किस तरीके से युवा को इन बातों को समझना होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो उनको स्टैंड अप दे रहा है, जो उनको स्किल इंडिया दे रहा है, और उससे उत्तराखंड को कितना लाभ है? मुझे लगता है कि
स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे स्टैंड अप स्कीम का हो, आज हमारे नौजवान उससे उन्होंने अपने काम शुरू किए हैं और एक लोगों के मन में ये आया है कि हम नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं, हमको स्वयं के बूते पर खड़ा होना चाहिए और रोज़गार पाने के लिए नहीं बल्कि रोज़गार देने के लिए हमको सोचना चाहिए। एक इतना बड़ा माइंडसेट उन्होंने आज चेंज किया है या युवाओं का माइंडसेट आज इस ओर बना है। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि आज उस दिशा में हमारा नौजवान सोच रहा है और सोच ही नहीं रहा है, कई लोगों ने उसको प्रैक्टिकली उसको कर भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक सोच बदलने का काम किया है, एक वैचारिक परिवर्तन का काम किया है, वो देश को बहुत मजबूती देगा और जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको एक अच्छा उज्जवल भविष्य देगा। उत्तराखंड में आप इसको कैसे लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है रोजगार देना है और कांग्रेस बार बार कहती है कि 3 साल तो केंद्र के हो गए और 6 महीने आपकी सरकार के, तो आप अपने विपक्ष को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस चाहे केंद्र की कांग्रेस की सरकार रही हो या राज्य की सरकार रही हो, ये हर रोज़ एक नया भ्रष्टाचार सामने आता था। 365 दिन साल में होते हैं तो 367 भ्रष्टाचार होते थे। राज्य में एक भ्रष्टाचार का माहौल था, चाहे नौकरियों में हो, चाहे पोस्टिंग में हो, कोई भी अगर थानों का हो, तो एक जो व्यवसाय बन गया था। तमाम जो खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं, वन माफिया हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं वन विभाग की समीक्षा कर रहा था तो साहब 3 साल 4 साल से लीसे का ऑक्शन नहीं हुआ है और फैक्ट्रियां चल रही है। लीसा कोई मैदानों में तो होता नहीं है, लीसा पहाड़ों में ही पैदा हो सकता है, एक वो भी निश्चित हाइट से ऊपर लीसा पैदा होता है। फैक्ट्रियां चल रही हैं भाई, आखिर कैसे चल रही हैं? लीसा कोई यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, दक्षिण भारत से कहीं से तो आ नहीं सकता है। बिल्कुल, आपने तो ऑक्शन कर दिया जी, और 36 रुपये रेट रखा गया था तब भी ऑक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा टोटली जो है वो नंबर 2 में फैक्ट्रियां चल रही थी और आज हमारा जो मिनिमम जो गया है 51 रुपये से 57 रुपये तक, 56-57 रुपये तक पर केजी आज लीसा हमारा नीलाम हो रहा है। लगभग 600 करोड़ का था निश्चित रूप से। और एक बड़ा भारी हमारे को एक पैसा, एक बड़ी राशि हमारे राज्य को मिली है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार था या ये कहें कि सब अंडर टेबल चल रहा था, आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं और इसलिए कांग्रेस इस तरह की बातें करती है। आज 3 साल सेंटर की सरकार को हो रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी दाग आज इस सरकार पे नहीं लगा है। आज राज्य की सरकार को 6 महीने हुए हैं, माफियाओं का रास्ते बंद हो गए हैं। जो माफिया हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो उनके संरक्षक हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके पेट का दर्द और बढ़े। मैं उनके दर्द को और बढ़ाना चाहता हूं और वही दर्द कांग्रेसियों के जबान से झलक रहा है। आपने एक वादा किया है कि इस दिवाली तक आप बिजली 28 गांवों तक और पहुंचाएंगे। बिजली आपकी सरप्लस कब होगी जिससे कि आप आने वाले टाइम में आमदनी कमा सकें? देखिए, हमारे पास अभी भी जो हमारी ज़रूरत है उससे अधिक हमारे पास इस समय बिजली है। यद्यपि हमारा टोटल हमारा उत्पाद नहीं है, लेकिन अभी हम 2 प्रोजेक्ट हम अभी समर्पित कर रहे हैं और हमारा जो लखवाड़ ब्यासी है उसके हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि उसके टेंडर हों। थोड़ा उसमें राजस्थान की ओर से थोड़ा हिला हवाली हो रही है। इसी तरह से हमारा एक पिंडर वैली में, पिंडर नदी पर हमारा एक प्रोजेक्ट है 252 मेगावाट का, उसके भी हम बहुत जल्दी से उसका काम हो रहा है और बहुत जल्दी उसका भी हम एग्रीमेंट कर लेंगे। उसका भी निर्माण शुरू होगा। उससे लोकल लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार भी मिलेगा और देश को ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और राज्य को भी एक अच्छी खासी आपूर्ति होगी और हमारी रॉयल्टी भी हमको एक अच्छी खासी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो विद्युत का क्षेत्र है, हमारे पास विद्युत की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये सच है कि हमारे अभी कुछ तोक हैं और कुछ परिवार हैं जहाँ पर हमको बिजली पहुँचानी है। उसके लिए हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन 13 नेशनल पार्क हमारे राज्य में है
और उसकी वजह से हमको जो NOC मिलनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन हम सोलर एनर्जी पर विचार कर रहे हैं। सोलर जो लाइट है उसको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2019 तक हम हर घर में किसी न किसी रूप में रोशनी देंगे, चाहे सोलर से दें या इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी लाइन है उसके माध्यम से दें, उसको हम पूरा कर लेंगे। एक और बड़ी आपके ऊपर चुनौती है, आपको सबके सर पर छत देनी है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये कहाँ तक उत्तराखंड में पहुँच रही है? हमको लगभग 1.5 लाख के करीब अभी तक जो चिन्हित हुए हैं, हमको उनको आवास देना है और उसके लिए हमने आवास नीति अपनी बना ली है। और मुझे लगता है कि जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम 2021 तक, क्योंकि हमारा छोटा राज्य है और हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है कि जिन लोगों को हमको घर देना है, तो हमने 2021 का लक्ष्य रखा है। हम 2021 तक सबको आवास देंगे। अगर पीछे पलट के देखें, जो आपका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो से अब तक आपने कितनी चीज़ों की योजनाओं को कागज़ से निकाल के ज़मीन पे उतार दिया और उसमें काम होने लगा है? देखिए, हमने जो हमारा जो बजट है और तमाम जो विभागीय हमारी योजनाएं हैं, उस हमने अपने एजेंडे के आधार पर उसको तय किया है और हम एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट संख्या बता पाना तो इस समय मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, हमारा जो एजेंडा है वही हमारे योजनाओं का आधार है। हमने जो बजट का भी जो आवंटन किया है, उसी आधार पर हम उसी को हमको आधार बना करके हम लोग आके काम कर रहे हैं। एजेंडे पर काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की ये जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करें, बीजेपी के सपनों को पूरा करें, और इसीलिए अमित शाह पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। क्या कुछ अमित शाह से बातचीत होगी और किस तरह से अमित शाह परफॉर्मेंस चेक करेंगे, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुलाकात और मेरे संग मौजूद हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 दिन आपके यहाँ प्रवास है, हर डिपार्टमेंट की समीक्षा होनी है, आप ही जाएंगे, तो किस तरीके से आपको लगता है कि आपने तैयारी कर ली है और कितने आपके प्रेजेंटेशन बन गए? देखिए, अमित जी हमारे पार्टी संगठन के मुखिया हैं और उनके स्वागत के लिए उनके जो कार्यक्रम हैं वो तमाम मिनट टू मिनट संगठन के द्वारा निर्धारित होते हैं और वो निर्धारित हो गए हैं। बहुत ही ये कहें कि टाइट शेड्यूल है उनका यहाँ पर, क्योंकि पहले जो 3 दिन में जो प्रोग्राम होते थे उनको 2 दिन में हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए सुबह से लेकर और रात जब वो अगले दिन ट्रेन से जाएंगे तो ये कहें कि प्रोग्राम से ही वो उठकर जाएंगे, उसके समाप्त करने के बाद जाएंगे। और जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष अमित भाई जिस तरह से मेहनत करते हैं, जिस तरह से उनका स्पष्ट सोच है, उनके पास या तो हाँ है या तो ना है, सोचेंगे, बताएंगे, उनके स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं। और मुझे लगता है कि उनके स्पष्ट सोच और स्पष्ट दिशा निर्देश के कारण ही आज जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वव्यापी हो रहा है और नए नए लक्ष्य हासिल कर रहा है, ये अमित भाई का ही मार्गदर्शन है। जहाँ तक प्रेजेंटेशन का सवाल है, सामान्यतः संगठन से संबंधित या जो राजनीतिक जो मसले होते हैं उन पर ही ज़्यादा बात होती है। अगर वो मौका देंगे तो हम अपनी सरकार की जो 6 महीने में हमने जो कुछ भी किया है, अगर वो अवसर देंगे तो हम वो भी उनके सामने रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। आपकी तरफ बहुत मन से देखा जा रहा है, जनता आपसे उम्मीद कर रही है। कैसे देहरादून अब मॉडर्न सिटी हो जाएगा, किस तरीके से देहरादून में मेट्रो आ जाएगी, इन योजनाओं को खाली कागज़ों में अभी हम माने या ये आने वाले टाइम में दिखने लगेगा? देखिए, हमने जो घोषणाएं की हैं, चाहे मेट्रो का मसला होगा या देहरादून की स्मार्ट सिटी का होगा, वो निश्चित रूप से हम उस ओर
बढ़ना है हमको। और स्मार्ट सिटी उस सूची में आ गया है। हमने कुछ उसमें नई योजनाएं दी, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्मार्ट सिटी का, कि लोग देखें कि भाई विकास कैसे होता है, एक मॉडल उन्होंने हमको देहरादून में बनाने का मौका दिया है, राजधानी को बनाने का मौका दिया है। हम निश्चित रूप से देहरादून को स्मार्ट सिटी, देश की जो स्मार्ट सिटी होंगी उसमें हम उसको शामिल करेंगे। और जो हमारा जौलीग्रांट, जो हमारा एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है और उसके एक्सटेंशन का प्रोग्राम अब बहुत जल्दी वो शुरू होने जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी, हमको बद्रीनाथ तक के लिए रेल के लिए अनुमति मिल गई है। कर्णप्रयाग तक उस पर सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया, लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया, कुछ टेंडर भी हो गए हैं। और कर्णप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग से लेकर के सोनप्रयाग, ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है। समय कम है तो मैं बहुत ज़्यादा बातें पूछनी हैं, आप छोटे छोटे में बता दीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि यहाँ के अस्पतालों की हालत सुधर जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अस्पतालों में हमने एक तो जो डॉक्टर्स का हमारे पास अभाव है, और इसलिए हमने चिन्हित किया कि कहाँ पर विकल्प नहीं है। तो हमने जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, इन सब चीज़ों को देख करके और हमने कोशिश की कि जहाँ पर डॉक्टर अभी तक नहीं पहुँच पाए और वहाँ पर जो बीमार हैं, जिनको डॉक्टर्स की आवश्यकता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमने वहाँ पर डॉक्टर भेजने का एक सफल कोशिश की, मजबूत कोशिश की। और लगभग 90% डॉक्टर्स ने, जैसे मुझे सूचना है, कि ज्वाइन भी किया है। कुछ लोग जाना नहीं चाहते, उन्होंने बीआरएस के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन अधिसंख्य लोगों ने ज्वाइन किया है और उसका परिणाम भी आया है। एक चीज़ें दो आपको बहुत बड़ी चुनौती पार करनी है। टीचर्स का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। दूसरा, 7वें वेतन आयोग को लेके यहाँ रोज लोग क्रांति मचाने लगते हैं कि साहब हम तो आंदोलन करने जा रहे हैं। तो निगमों तक पैसा कैसे पहुँचेगा? जिनका वेतनमान जाना है वो सही हो जाए, उसको लेकर। देखिए, अभी जो हमने जो वेतन विसंगति समिति थी, और डॉक्टर इंदु कुमार पांडे जो हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी है, और उन्होंने जो सिफारिशें की उनको हमने कैबिनेट के सम्मुख रखा। कर्मचारियों में निश्चित रूप से क्योंकि निगम और जो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। और निगमों का जो कंसेप्ट था ये था कि वो अपनी आय जनरेट करेंगे और वहीं से अपने वेतन, अपने खर्चे ये निकालेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से निगमों पर कई योजनाएं ऐसी थी कि जो सरकार ने निगमों के ऊपर डाल दी। सरकार ने निर्णय लिया और उससे एक वित्तीय भार बढ़ा निगमों के ऊपर। होना ये चाहिए था कि सरकार उस वित्तीय भार को वहन करती या उसको कंपनसेट करती। तो इस तरह का कुछ घालमेल हुआ है, उसके कारण कुछ विसंगतियां हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इनकी जो विसंगतियां हैं उसको दूर हो। जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, संबंधित जो मंत्री हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। टीचर्स अपनी जगहों पे चले जाएं। टीचर्स की इस राज्य में देखिए बड़ा विरोधाभास है। इस राज्य में 12 बच्चों पर एक अध्यापक है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में 20, 22, 24, 25 ये स्थिति है। इस राज्य में हम लगभग 26,500 रुपया, अगर हम जो हमारा शिक्षा का बजट है, अगर हम उसका विभाजन करें तो एक बच्चे पर 26,500 रुपये करीब खर्चा होता है। फिर भी 7,000 शिक्षक कम है। ये अजीब विरोधाभास है। और उसका कारण क्या है कि कुछ स्कूलों में बहुत कम बच्चे हैं, कई स्कूलों में बच्चे हैं ही नहीं, लेकिन इस प्रतीक्षा में कि बच्चे आएंगे वहाँ पर अध्यापक नियुक्त हैं। टीवी के माध्यम से आप अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रदेश के अपने जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा जो
काम है वो अपने जो बच्चे हैं, जो अपने राज्य का भविष्य है या देश का भविष्य है, उनको ठीक पढ़ाई उनको हम दें, अच्छी शिक्षा उनको हम दें, गुणात्मक शिक्षा हम उनको दें। उसके लिए हमें उनके सहयोग की ज़रूरत है। वो हमें एक सकारात्मक दृष्टि से इसको सोचें। सरकार की मंशा है कि हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो शिक्षा का स्तर है, वो सुधरे। केदारनाथ को लेकर आपके मन में कोई भाव है? राष्ट्रपति आ रहे हैं, कैसे आने वाले टाइम में आप लोग एक नई केदारपुरी बसा देंगे? केदारपुरी का लगभग उसका जो डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया गया है और जितने भी वहाँ के निवासी हैं, लगभग 113 परिवारों की वहाँ पर संपत्ति है, जिनमें से 43 लोगों के घरों का निर्माण हुआ है और 70 अभी शेष हैं। और इसलिए जो पहले इन 70 लोगों को उनके जो भूमि है, जो उनका अधिकार है, उनको आवास देने का हमने तय किया है, उनको हम आवास देंगे। दूसरा, जो सरस्वती और मंदाकिनी 2 नदियाँ, पवित्र नदियाँ वहाँ पर हैं, जो बाबा केदार के दाएं और बाएं से निकलती हैं, उन दोनों को और उनसे सुरक्षित रहे, जो नुकसान हमको 2013 में हुआ, इस तरह का नुकसान न हो, तो उसके लिए मजबूत रिटेनिंग वाल, ताकि भविष्य में किसी तरह की खतरा मंदिर को और वहाँ के निवासियों को न हो। जो हमारे तीर्थ यात्री पूरे देश से वहाँ पर आते हैं, देश के बाहर से, दुनिया से वहाँ पर आते हैं, उनको किसी तरह का खतरा न हो, इस ढंग से उसकी प्लानिंग की गई है। मंदिर के भव्य दर्शन हो, उसकी भी प्लानिंग की गई है। और वहाँ पर एक बड़ा सभागार, जिसमें 2000 लोग, 1500 लोग, 2000 लोग एक साथ बैठ सकें, कथा वाचन होता है, प्रवचन होते हैं, उनको सुन सके। मेडिटेशन का सेंटर हो, योगा का सेंटर हो, वहाँ पर जो चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत अच्छे तरीके से, और वहीं की जो हमारी लोकल तकनीक है, लोकल जो हमारी भवन शैली है जी, उसी पहाड़ी स्थापत्य कला के आधार पर नई केदारपुरी बसे, उस हिसाब से हमने डिजाइन तैयार करवाया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे आपने स्वच्छता ही सेवा और नमामि गंगे, इससे कायाकल्प करने की जो बात कही है, ये कैसे होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रिय विषय है स्वच्छता, और मैं मानता हूँ कि स्वच्छता, ये जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, क्योंकि नमक हर किसी से जुड़ा हुआ है, नमक के बगैर जीवन नहीं कह सकते हैं। नमक बॉडी में कम हो जाए तो आप बीमार हो जाएंगे, खाने में ना हो तो आपको खाना नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह स्वच्छता है, ये हमारे जीवन में, और हर कोई इसका महत्व को समझता है, लेकिन ये जानता है कि अच्छा है, लेकिन उसको वो करने की इच्छा भी है, शैली में नहीं लाता, लेकिन अपनी जीवन शैली में, अपनी जीवनचर्या में नहीं ला पाया है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से नमक सत्याग्रह की देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसी तरह से नए भारत के जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है कि 2022 में एक नया भारत होगा, उस नए भारत को बनाने में ये जो स्वच्छता ही सेवा है, इसकी भी भूमिका होगी। मैं चलते चलते आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी लाइनें आपको याद आती हैं जिनमें संदेश भी छुपा है, जिनमें प्रेरणा भी छुपी है, और जिसके अंदर से ये ताकत भी मिलती है कि कर सकते हो तुम ही करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक महापुरुष ने कहा है कि जो देशभक्ति है, इसमें सारे सद्गुणों की ये जननी है। अगर हमारे मन में ये है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने राज्य के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है, तो उससे आदमी में सद्गुणों का विकास होगा, सद्गुणों का प्रजनन होगा, और वो सद्गुण पूरे समाज के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भारत का हूँ, भारतीय संस्कृति सभ्यता में विश्वास करता हूँ, तो हमारे इस लोक को भी और परलोक को भी सुधारने की ताकत सद्गुणों में है।
हम भी यही उम्मीद करते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी सरकार अपने सद्गुणों से इस उत्तराखंड देवभूमि का विकास कर देगी, और जब आने वाले टाइम में जनता उनसे हिसाब किताब मांगेगी तो वो कह सकेंगे कि हाँ, हमें आपने मौका दिया और हमने ये काम किया है। और ये कहा जाता है कि जनता अच्छा करते हो तो सिर पे बैठाती है, और अगर आप उसका काम नहीं करते हो तो फौरन सिंहासन से उतार देती है। इस बात का पूरी तरीके से बीजेपी को ध्यान है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी को निभाए और उसकी सरकारें जहां जहां हैं वो अपना काम करें, क्योंकि 2019 बड़ी परीक्षा होगी। आज मुलाकात में इतना ही। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें ईटीवी के साथ। नमस्कार।